बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग का विषय प्राकृतिक भू आपदा से जुड़ा हुआ है। आप यहां देख रहे हैं कि जो भूमि है वह ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गति कर रही है लंबवत रूप से, और जब इस प्रकार की घटना होती है तो उसे भूगोल की भाषा में भूमि अवतलन कहा जाता है। और आज के इस वीडियो का शीर्षक है जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है। तो आज हम लोग भूमि अवतलन के पीछे के विज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले ये कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के अंत में हल करेंगे। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक कुछ तस्वीर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से दीवारों में क्रैक आया हुआ है, और ये जो घर देख रहे हैं ये सभी उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नामक स्थान में स्थित है। ये देखिए क्रैक किस तरीके से डेवलप हो चुके हैं। यहाँ दीवार और सीढ़ी के मध्य क्रैक आ चुका है। यहाँ तो भूमि अवतलन के साथ साथ बड़े पैमाने पर भूस्खलन भी हुआ है। तो साथियों, जो जोशीमठ जगह है वहां पर कई घरों में क्रैक्स आ चुके हैं और भूमि नीचे की तरफ धंस रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, यह वीडियो हमें बताएगा। आगे बढ़ते हैं और उससे पहले ये थोड़ी सी कुछ बात है, इसको हम लोग जान लेते हैं। ये एक धार्मिक गुरु है और इनका मानना है कि पर्यटक और तीर्थ यात्री एक दूसरे से अलग होते हैं। पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल में तब्दील नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों का भी वही हाल होगा जो जोशीमठ का हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। क्या ऐसा होगा आगे भविष्य में जाकर, यह तो देखने वाली ही बात होगी। लेकिन आइए हम लोग भूमि अवतलन के पीछे के कारणों को जान लेते हैं। कारणों को जानने से पहले हम लोग इसका संदर्भ जान लेते हैं। तो आइए, तो वर्ष 2021 में जोशीमठ में फरवरी का माह था और यहाँ पर हिमस्खलन और भूस्खलन की घटना हुई थी, और इसके कारण अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के जरिए बड़ी मात्रा में मलबा, जिसमें कोबल बोल्डर शामिल थे, जोशीमठ घाटी की तरफ बढ़ी थी। तो अभी यह जो भूमि अवतलित हो रहा है जोशीमठ में, तो अनेक कारणों में से एक कारण ये भी बताया जा रहा है। आगे आप देख रहे होंगे लगभग सभी घरों में दरार आ चुकी है, और घरों के चाहे फर्श की बात हो, चाहे दीवार की बात हो, या चाहे छत की बात हो, सभी जगह क्रैक्स देखे जा रहे हैं। जो दीवार है वो भी दरक रही है, भूमि तो दरक ही रही है, फर्श। आगे बढ़ते हैं, लगभग ये संख्या और बढ़ती जाएगी। 145 परिवारों को सेफ लोकेशन में ट्रांसफर किया गया है, विस्थापित किया गया है सुरक्षित घर में। क्यों ना करें, अभी आप ही सोचिए, जब दीवार में क्रैक आ चुका है तो वह दीवार कभी भी ढह सकती है और बड़े पैमाने पर जन की हानि हो सकती है। इसीलिए सरकार ने तत्कालिक कदम के रूप में यह गतिविधि किया है। आगे चलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको संक्षेप में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक इकाई जिसे NRSC कहा जाता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो हैदराबाद में स्थित है, और इसरो के इस यूनिट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था और उस रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई थी। आइए उसको जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अप्रैल से नवंबर तक वर्ष 2022 में 9 सेंटीमीटर भूमि का अवतलन हुआ था, लेकिन 12 दिनों में ही वह अवतलन की तीव्रता 5.4 सेंटीमीटर हो गई है। यानी अवतलन की जो तीव्रता है वो तेजी से बढ़ रही है।
तो इस रिपोर्ट को तो कुछ देर बाद वहां से हटा दिया गया, लेकिन यह एक वैज्ञानिक रिपोर्ट था, एक प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा जारी किया गया था, इसीलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों, आज के विषय का संदर्भ देखने के बाद आइए जानते हैं कि भूमि अवतलन होता क्या है। तो भूमि अवतलन क्या है? यह एक भू आपदा है, यह एक जियो हजार्ड है। भूमिगत संचलन के कारण सतह का ऊर्ध्वाधर लंबवत धंसना या नीचे की ओर गति करना भूमि अवतलन कहलाता है। तो आइए इस भूमि अवतलन को हम लोग जान लेते हैं। और यह जो भूमि अवतलन होगा, अगर हम लोग देखें तो बहुत सरल है। तो देखिए, यह मान लीजिए कोई सॉइल प्रोफाइल है या मृदा परिच्छेदिका है और उसके ऊर्ध्वाधर काट को हम लोग देख रहे हैं। अब मानिए किसी कारणवश, अब मान लीजिए किसी कारणवश यह जो भाग आप देख रहे हैं, जो पहले नीचे वाला भाग में कुछ मटेरियल था मृदा का, यह मृदा का मान लीजिए बी होराइजन होगा या यहाँ पर उसके पेरेंट मटेरियल होंगे। अगर किसी कारण से यहाँ वाला मटेरियल गायब हो जाता है, यहाँ से विस्थापित हो जाता है, जब ये यहाँ से विस्थापित हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, एक रंध्र निर्मित हो जाएगा। और जब वह रंध्र निर्मित हो जाएगा तो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण यह वाला लैंड मास नीचे की तरफ आना चाहेगा, और जब यह नीचे की तरफ आना चाहेगा तो सर्वप्रथम तो यहाँ क्रैक डेवलप होंगे। पहले तो लचकेगी, क्रैक डेवलप होगा, जब वह क्रैक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो परिणाम क्या होगा? यह वाली भूमि नीचे की तरफ धंस जाएगी। तो इसमें पहले भूमिगत संचलन होता है। यह भूमिगत संचलन का मतलब आप जान रहे होंगे, अंग्रेजी की भाषा में अंडरग्राउंड मूवमेंट, अंडर ग्राउंड मूवमेंट। और यह जो भूमि स्थापित हुई है, इसी को ही अंडरग्राउंड मूवमेंट कहा जा रहा है। अंडरग्राउंड मूवमेंट के बाद जो जमीन होती है वह ऊर्ध्वाधर लंबवत धंस जाती है या नीचे की ओर गति करती है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, सब सर्वप्रथम इसके नीचे का कुछ जो द्रव्यमान होगा मृदा का, वह वहां से डिस्प्लेस हो गया होगा। जब वहां से डिस्प्लेस हो गया तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर क्रैक्स आए, और जब वह क्रैक्स बड़ा हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता जाता है, तो यह नीचे की तरफ धंस जाती है। और इसी भौगोलिक गतिविधि को ही भूमि अवतलन के नाम से जाना जाता है। यह जो भूमि अवतलन होता है, यह दुनिया भर में देखा जाता है, लेकिन क्या जो जोशीमठ में हो रहा है, क्या उसकी प्रकृति विशेष है? इसका उत्तर तो हमें आगे ही मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, एक तो इसमें जो महत्वपूर्ण कारक है वह है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ऊपर वाली मृदा नीचे जाने की प्रवृत्ति रखती है, क्योंकि नीचे क्या क्रिएट हो गया है? वॉइड क्रिएट हो गया है। तो भूमि अवतलन में पहले नीचे वॉइड क्रिएट होगा, रंध्र का बनना जरूरी है नीचे, तभी गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ लेकर जाएगी। आइए हम लोग भूमि अवतलन के कारणों को जान लेते हैं। तो भूमि अवतलन का जो कारण है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। जनक आधार पर एक मानव निर्मित कारण हो सकता है और दूसरा हो सकता है प्राकृतिक कारण। सबसे पहले हम लोग मानव निर्मित कारण को जान लेते हैं। तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और भूमिगत जल के निष्कर्षण से जब हम लोग मृदा के अंदर से अति दोहन करने लगते हैं, भूमि के नीचे के पदार्थों का निष्कर्षण करने लगते हैं, तो नीचे रंध्र बन जाते हैं, फिर वह रंध्र भूमि अवतलन का कारण बनते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, यह जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है, यह हमें बता रही है कि भूमि के अंदर से कुआं बनाकर यहाँ से तेल या फिर प्राकृतिक गैस को निकाल लिया गया। अब यहाँ से जो प्राकृतिक गैस था या फिर यहाँ पर जो पेट्रोलियम था उसको निकाल लिया गया। तो यहाँ
पर आप देख रहे हैं एक रंध्र निर्मित हो गया है। अब रंध्र निर्मित हो गया है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ लेकर आएगा, और यह गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ लेकर आएगा तो यहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाएगा। ये जैसे होते हुए आपको यहाँ दिख रहा होगा, धीरे धीरे यह क्रैक बड़ा हो जाता है और जमीन नीचे की तरफ धंस जाती है। ऐसे ही देख रहे हैं ग्राउंड वाटर रिलेटेड भी, अगर हम लोग भूमिगत जल का भी अत्यधिक दोहन करते हैं बोर के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, जब उसका बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो भी वहां पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। जैसे कि ये कुछ घर थे, यहाँ पर बड़े पैमाने पर भूमिगत जल को निकाला जा रहा था। अब भूमिगत जल को निकालने के कारण यहाँ नीचे वॉइड क्रिएट हुआ होगा, और उस वॉइड क्रिएट होने के कारण यह इमारत आपको टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ भी कुछ मात्रा में भूमि का अवतलन हुआ होगा। तो खनिज का जब हम लोग निष्कर्षण करते हैं तो उसके कारण भी भूमि अवतलन हो सकता है। निर्माण कार्य, साथियों जो निर्माण कार्य होता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वो भी भूमि अवतलन का कारण बनती हैं। कैसे बनती हैं आइए नजर डाल लेते हैं। तो एक भौगोलिक शब्द है सॉइल कॉम्पैक्शन, और सॉइल कॉम्पैक्शन का हिंदी भाषा में मतलब होता है मृदा संघनन। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि साथियों जो मिट्टी होता है उनके कणों के बीच में बहुत सारे रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन जब भूमि के ऊपर कोई बड़ी वस्तु आ जाती है, भारी वस्तु आ जाती है, अगर इस मिट्टी के ऊपर घर बना दिया जाए तो इनके बीच में जो रंध्र था, अगर देखें थोड़ा सा डायग्राम को करेक्ट कर लेते हैं। अभी मिट्टी अपने वास्तविक अवस्था में ऐसे थी, जब इसके ऊपर हम लोगों ने कोई भारी वस्तु रख दिया, मान लीजिए हम लोगों ने बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग बना दिया, तो इनके बीच में जो रंध्र है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मृदा के ऊपर प्रेशर लगेगी और प्रेशर के कारण मृदा पास पास आ जाएंगे और रंध्र जो उनके बीच में था वह गायब हो जाएगा। तो इस स्थिति को सॉइल कॉम्पैक्शन कहते हैं। सॉइल कॉम्पैक्शन में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल सेडिमेंट होते हैं, वह एक दूसरे के करीब आते हैं, और एक दूसरे के करीब आने के कारण ये जो रंध्र होता है जो पहले से ही होता है उनका आकार और उनका क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो जब मिट्टी कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब संकुचित होगी, जब संघनित होगी, तो यहाँ भी कुछ न कुछ आप देखेंगे वॉइड क्रिएट हो जाएगा, और यह वॉइड फिर इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि यहाँ की भूमि नीचे की तरफ धंसेगी। तो जो बड़े बड़े इमारत होते हैं, या जब कृषि कार्य भी हम लोग करते हैं, जब खेतों में ट्रैक्टर चलता है, हार्वेस्टर चलता है, या जब भी कोई बड़ी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, तो उसके कारण भी मृदा संघनन होता है और वहां भूमि में अवतलन हम लोग देख सकते हैं। तो निर्माण कार्यों के कारण भी भूमि का अवतलन हो सकता है। सड़क बनेंगे तो इसी तरीके से सड़क बनने से भी भार उत्पन्न होगा। पहले तो सड़क बनने के कारण होगा, क्योंकि सड़क को थोड़ा ऊंचा बनाया जा सके ताकि वहां पानी जमा ना हो, तो थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है। फिर उस पर बड़े बड़े मालवाहक गाड़ियां चलेंगी, उसके कारण भी जो नीचे की मृदा होगी उसमें कॉम्पैक्शन होगा, संघनन होगा, और परिणाम क्या होगा, कुछ समय बाद वह रोड भी धंसने लगता है, रोड में भी क्रैक्स आने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुरंग बनाया जाएगा तो नीचे वाली जमीन खोखली हो जाती है, और फिर गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे की तरफ तो लाना ही चाहेगा, और सुरंग बनाने के लिए बहुत सारा विस्फोट करना पड़ता है, और विस्फोट के कारण एक ऊर्जा निकलती है जो चट्टानों में दरार उत्पन्न करता है। इसके कारण भी अब दरार उत्पन्न हो गया। साथियों जब भी भूमि अवतलन होगा तो सबसे पहले क्रैक आता है। ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे की तरफ लेके तो जाता है, लेकिन एकाएक नहीं धंसती है, कभी धंस सकती है, लेकिन आमतौर पर पहले क्रैक डेवलप होते हैं, धीरे धीरे वो जो क्रैक होते हैं वाइडर होते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वह नीचे की तरफ धंस जाती है। अगर बड़े बांध बनाए जाएं, बड़े बांध बनाने के कारण भी जो नदी का प्राकृतिक प्रवाह है बाधित हो जाता है, जहां जल जाना चाहिए वहां नहीं जाता है, और जल की कमी में जो मृदा के कण होते हैं पास
आसपास आ जाते हैं और नीचे फिर से वॉइड क्रिएट हो जाता है और वहां भी भूमि अवतलन हो सकता है। अपशिष्ट जल का अगर बेहतर निकासी नहीं है तो कई जगहों पर जल पहुंच नहीं पाता है और वहां भी मृदा संघनन हो सकता है। साथ में जो अपशिष्ट जल होता है वहां बड़े पैमाने पर कई प्रकार के रसायन होते हैं और वह मृदा के कई रासायनिक यौगिकों को अपने साथ घोलकर ले जा सकते हैं और जब कई रासायनिक यौगिकों को अपने साथ घोलकर ले जाएंगे तो मृदा के अंदर रंध्र बन जाएगा और रंध्र बन जाएगा तो भूमि सतह का गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ ले जाएगा और हम लोग कह देंगे भूमि का अवतलन हो गया है। आगे बढ़ते हैं और प्राकृतिक कारणों को देखते हैं। तो प्राकृतिक कारणों में जो सबसे बड़ा है वह है भूमिगत जल। तो आइए भूमिगत जल कैसे मृदा अवतलन करता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। साथियों, जो भूमिगत जल होता है, जब बारिश होती है, आप यहाँ बारिश होते हुए देख रहे हैं, तो बारिश का जो नेचर होता है वह एसिडिक होता है और जब यह एसिडिक वाटर एब्जॉर्ब होता है मृदा के अंदर तो यहाँ अंदर में पाए जाने वाले जो कैल्साइट होते हैं, कैल्शियम के यौगिक होते हैं, उनसे अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके उनको बहाकर ले जाता है और बहाकर ले जाएगा तो पहले यहाँ रंध्र क्रिएट हुआ होगा और उस रंध्र के कारण यहाँ वाली जमीन नीचे की तरफ आई होगी, पहले क्रैक्स आए होंगे, फिर पूरी की पूरी जमीन ही नीचे आ गई होगी और आप यहाँ पर एक बड़ा सा रंध्र देख रहे हैं जो सतह पर भी खुला हुआ है। तो यह सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण है कि जो भूमिगत जल होता है अंदर के जो कैल्साइट कंपाउंड होते हैं उनके साथ अभिक्रिया कर उनको बहाकर ले जाता है। तो प्राकृतिक कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वह भूमिगत जल है। विवर्तनिकी कारण, विवर्तनिकी का मतलब होता है प्लेट टेक्टोनिक। साथियों, हमारा स्थल मंडल कई टुकड़ों में बटा हुआ है। अब कई टुकड़ों में बटा हुआ है तो वो टुकड़े कभी एक दूसरे से टकराएंगे तो कभी एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर मिलन होगा तो बिछड़न भी तो होना ही है। अगर यहाँ पर पैचअप हो रहा है तो कभी न कभी तो ब्रेकअप होगा ही होगा। तो जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराते हैं या आपस में एक दूसरे से दूर होंगे, दोनों ही घटनाओं में यह जो क्षेत्र होता है यह प्राकृतिक आपदा के लिए सुभेद्य हो जाता है। यहीं पर भूकंप आते हैं, यहीं पर ज्वालामुखी की घटना होती है और यहीं पर अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ सकती है। और जो जोशीमठ वाला स्थान है वो तो ऐसे ही प्लेट किनारों पर बसा हुआ है। तो यह जो जोशीमठ वाला स्थान है यहाँ आगे जाकर सीखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा विवर्तनिकी कारण से भी भूमि अवतलन हो सकता है। जब दो प्लेट आपस में टकराएंगे तो चट्टानों में क्रैक डेवलप होगा और जब चट्टानों में क्रैक डेवलप हो जाएगा तो वो बहुत बड़ा लैंड मास है और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जो क्रैक आने के बाद एक पार्ट वाला नीचे जाता है, एक पार्ट वाला ऊपर जाता है। तो ऊपर जाने वाले को थ्रस्ट कह देते हैं। तो यहाँ पर भी आप भूमि का अवतलन देख रहे हैं। भूकंप आएगा, भूकंप के आने से भी चट्टानों में क्रैक डेवलप होंगे और क्रैक डेवलप हो जाएंगे तो फिर भूमि तो नीचे की तरफ जाएगी ही। अगर परतदार चट्टानी संरचना है, आमतौर पर जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो वहां से एक मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है और मोड़दार पर्वत अवसादी प्रकृति का होता है और अवसादी प्रकृति होने के कारण उसके जो चट्टान होते हैं उतने मजबूत नहीं रहते हैं और ये भी एक कारण बनता है भूमि अवतलन का। आगे देख रहे हैं फ्रीज थॉ अपक्षय। फ्रीज थॉ अपक्षय क्या है साथियों? जो शीत जलवायु क्षेत्र होते हैं, ठंडी के दिनों में जो भूमिगत जल होता है वह जम जाता है और जल अपने ठोस अवस्था में ज्यादा जगह घेरने की प्रवृत्ति रखता है। यदि हम लोग
एक बोतल में पानी भरकर फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में, और पूरा लबालब भरा हुआ है और कुछ समय बाद उसको निकालेंगे तो बोतल टूट जाएगा। कारण क्या था कि जल अपने ठोस अवस्था में ज्यादा आयतन घेरती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है, जो भूमिगत जल होता है वो ठंडी के दिनों में जम जाती है और जम जाने के बाद उसको ज्यादा जगह चाहिए, और ज्यादा जगह चाहिए तो कहीं पर प्रेशर बढ़ता है और उसके कारण भी चट्टानों में क्रैक्स आते हैं और आगे जाकर भूमि अवतलन होता है। साथियों, जब गर्मी का मौसम आएगा तो जो वह अंदर वाला जो जल होगा वह पिघलेगा भी, तो अब क्षेत्रफल एकाएक घटेगा, रंध्र क्रिएट हो जाएगा, और जब रंध्र बन जाएगा क्रैक्स आएंगे और जमीन नीचे की ओर जाएगी ही। तो ये हम लोगों ने कारण देखे, प्राकृतिक कारण भी देखे और मानवीय कारणों को भी हम लोगों ने देखा। यहाँ आप अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग इस वीडियो को, और ये देख रहे हैं यह विवर्तनिकी कारण है। इंडियन प्लेट धंस रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे, यहाँ पर इसको कहा जाता है सबडक्शन ऑफ प्लेट। तो जो इंडियन प्लेट है वह अधोगमित हो रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे। ये देख रहे हैं, यह यूरेशियन प्लेट है, यह इधर की तरफ आ रहा है और इंडियन प्लेट इधर की तरफ आ रहा है। दोनों में टक्कर हो गई, लेकिन टक्कर में कोई तो जीतेगा, कोई तो ऊपर रहेगा, कोई तो नीचे रहेगा। तो इंडियन प्लेट नीचे है, नीचे की तरफ जा रही है, और यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है। और ये आप हिमालय को उठता यहाँ पर देख रहे हैं। हिमालय एक मुर्दार पर्वत है जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से निर्मित हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब आते हैं जोशीमठ में। और जोशीमठ को आप देख रहे होंगे भारत के मानचित्र में, यह भारत के मानचित्र में उत्तर में प्रदर्शित हो रहा है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आप यह उत्तराखंड के मानचित्र में ज्योतिर्मठ या जोशीमठ को देख रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जोशीमठ एक हिमालय की गोद में बसा हुआ शहर है, और ये जो आप देख रहे हैं यह LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का यह मिडिल पार्ट है। लाइन ऑफ एक्चुअल के 3 पार्ट हैं, एक वेस्टर्न पार्ट है, एक मिडिल पार्ट है और एक सिक्किम अरुणाचल वाला ईस्टर्न पार्ट है। LAC की जो लंबाई है वह 3488 किलोमीटर है, और यहीं पर एक विवादित जगह है बाराहोटी, इसको भी आप लोग जरूर स्मरण रखिए, आगे जाकर इसका उल्लेख मैं करूंगा। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं अब जोशीमठ में जो भूमि धंस रही है उसके कारणों का। तो आइए पहले यह जान लेते हैं कि जोशीमठ शुभेद्य क्यों है। तो उससे पहले इसके बारे में थोड़े तथ्यों को जान लेते हैं। तो जो जोशीमठ है वह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, वहां की संख्या 23,000 है। अब लेकिन वहां जो जोशीमठ है वहां की संख्या 23,000 है, लेकिन अगर आप वहां जाएं तो देखेंगे कि जो इमारतें हैं वहां पर जो सड़क है वह 23,000 जनसंख्या की तुलना में बहुत ज्यादा है। कारण क्या है कि जो जोशीमठ है वो महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के करीब है। तो जितने भी लोग वहां के आसपास के पर्यटन स्थल में जाते हैं तो वो स्टे कहाँ करते हैं, जोशीमठ में ही। तो जोशीमठ में बृहद मात्रा में होटल बने हुए हैं, रिजॉर्ट बना हुआ है, बाजार बने हुए हैं, मकान बने हैं, और यही सब कारण है जोशीमठ में जमीन के धंसने का। और वहां पर कई सारे ऊर्जा परियोजनाएं भी तो चल रही हैं। जीवन यापन के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए हम लोगों को, बिना ऊर्जा के भला क्या संभव है। आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बिजली भी तो चाहिए, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में कई सारी समस्याएं रहती हैं। तो यहाँ भी जो पन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है वो भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक है भूमि अवतलन का। तो यहाँ पर बृहद मात्रा में पर्यटक आते हैं,
तीर्थ यात्री आते हैं, पिलग्रिम है, ये टूरिस्ट है, ट्रैकर्स आते हैं। यह एक आधुनिक संकल्पना है। कुछ लोग पहाड़ों को चढ़कर मनोरंजन करते हैं। पहले लोग मजबूरी में चढ़ते थे, अपनी आजीविका के लिए चढ़ते थे, लेकिन परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। आज वे व्यक्ति जो शहरों में होते हैं, काम धंधा में व्यस्त होते हैं, कंक्रीटों के जंगल में रहते हैं, वह शांति ढूंढने के लिए पहाड़ों को चढ़ते हैं। लोकतंत्र है, सबका अपना अपना विचार है। सशस्त्र बल, जैसा अभी आपने देखा कि यह जो जोशीमठ है, यह राष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित है और यह एक विवादित क्षेत्र है। भारत और चीन के बीच में हालात कुछ ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो आईटीबीपी होता है, एक पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप सीमा का रखरखाव करेंगे। तो वो जोशीमठ के जरिए ही सीमा में आने जाने का कार्य करती है। तो सेना के लिए भी हमें मजबूत रोड की जरूरत होती है, तो सेना की भी गतिविधि यहाँ काफी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप उत्तराखंड के बारे में कुछ तथ्य जान गए। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और आप जोशीमठ के बारे में जान गए और जोशीमठ के बारे में आइए कुछ तथ्यों को देखते हैं। आप यहाँ जोशीमठ को देख रहे होंगे और जोशीमठ के करीब ही यह बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ 4 धाम में से एक है और चारों धाम में से सबसे महत्वपूर्ण है। ये आप देख रहे हैं जोशीमठ भला कौन नहीं जानता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ मठ की स्थापना की थी, उन्होंने यहाँ तप किया था। जोशीमठ से ही कुछ दूरी पर सिख धर्म स्थल हेमकुंड साहिब है। जोशीमठ से ही कुछ दूरी पर आप देख रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है और यह एक प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है। प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है। साथियों, हमारे देश में 40 विश्व विरासत स्थल हैं। इसमें से जो 32 हैं वह सांस्कृतिक हैं और जो 7 हैं वह प्राकृतिक है और जो 1 है वह मिश्रित है। तो मिश्रित में तो कंचनजंगा आ जाता है और ये जो 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल देख रहे हैं उस 7 में से एक फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। जोशीमठ के ही करीब ये औली है और इसी औली में जो शहर के लोग होते हैं पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं और उसे ट्रैकिंग कहा जाता है। तो अगर किसी को जोशीमठ, अगर किसी को बद्रीनाथ जाना हो, यदि किसी को हेमकुंड साहिब जाना हो, यदि किसी को फूलों की घाटी विश्व प्राकृतिक स्थल जाना हो या किसी को ट्रैकिंग के लिए पहाड़ चढ़ना हो, तो वो सभी जोशीमठ में ही रुकते हैं, फिर अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल की ओर गमन करते हैं। तो इसी कारण जोशीमठ में आपको इमारतों का घनत्व ज्यादा मिलेगा, सड़कों का जाल मिलेगा और ऊर्जा परियोजनाएं मिलेंगी, क्योंकि उन सभी की तो सेवा करनी ही है। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ देख रहे हैं और यह वहां का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं। यह आप हेमकुंड साहिब देख रहे हैं, यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है और यह 10वें गुरु और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। यह फूलों की घाटी विश्व विरासत स्थल देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, लग रहा है निहारते ही रहे। तो लोग यहाँ भी आने के लिए जोशीमठ में ही उतरते हैं। आगे बढ़ते हैं और यह औली विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल है। आप लोगों को यहाँ पर कुछ पहाड़ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे और यह काफी लोकप्रिय होता जा रहा है समय के साथ में और पर्यटन में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता जा रहा है। और लोग यहाँ आने के लिए भी कहाँ ठहरते हैं, तो जोशीमठ में ही ठहरते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जोशीमठ सुभेद्य क्यों है, क्या परेशानी है यहाँ पर। प्राचीन भूस्खलन के मलबे पर स्थित है। साथियों, जो जोशीमठ जो शहर जहां आज टाउनशिप की गई है, जहां आज बस्ती बसाया गया है, वह किसी सख्त भूमि पर स्थित नहीं है। जोशीमठ पहले से ही एक मलबे पर स्थित था। मलबे का मतलब है सैंड, पेबल, कोबल, बोल्डर, जो ढीली अवस्था में थी, मजबूत नहीं थी। उन मलबों के बीच में बल मजबूत नहीं थे और
उसी पर हम लोगों ने इस शहर को बसा दिया। अब जब नीचे का आधार ही कमजोर है तो भला शहर कैसे मजबूत रहेगा। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए था विकास के वक्त कि जोशीमठ एक प्राचीन भूस्खलन के मलबे पर स्थित है, इसको नजरअंदाज किया गया। विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है क्योंकि जो हिमालय है उसकी ऊंचाई तो लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा कि जो यूरेशियन प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है वो आपस में टकरा रहे हैं। जब विनाशात्मक किनारा होता है या जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होते हैं तो वहां से सदैव एक मुड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो और इसी को ही विवर्तनिकी घटना कहा जाता है। और जब दो प्लेट आपस में मिलेंगे या दूर होंगे तो जो प्लेट किनारा वाला क्षेत्र होता है वो सदैव विवर्तनिकी दृष्टि से बहुत ही खतरनाक होता है। वहीं पर भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है तो यहाँ पर हलचल तो मची रहेगी। हलचल मची रहेगी तो जमीन भी तो हिलेगा और जमीन हिलेगा तो इमारत में तो क्रैक्स या फिर जो इमारत है वो तो ढहेगी ही। ऊपर से आपने मलबे पर बसाया है वो तो और पहले से कमजोर है। इन सब बातों को नजरअंदाज किया गया। और अगर भूकंपीय क्षेत्र की बात करें तो यह भारत में पाए जाने वाले जो भूकंपीय क्षेत्र हैं जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, तो यह सबसे अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र पर स्थित है। इसको भी हम लोगों ने नजरअंदाज किया। मेन सेंट्रल थ्रस्ट और वक्रीता थ्रस्ट। साथियों, जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो कुछ भूमि ऊपर उठ जाती है जिसको हम लोग थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो हिमालय है एकाएक नहीं उठ गया, उसका एक विकास का क्रम है और इस विकास के क्रम में कई सारे थ्रस्ट वहां पाए जाते हैं। और ये जो थ्रस्ट होते हैं यह गंगा के मैदान शिवालिक हिमालय के बीच में, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। चरम जलवायु परिस्थितियां होती है, ठंडी बहुत ही ज्यादा होती है और यहाँ वर्षा की भी मात्रा अच्छी खासी होती है। वर्षा की मात्रा ज्यादा होने से भूमि अपर्दन होता है। भूमि के अपर्दन होने से जब भूमि अपर्दित होगा तो ऊपर वाला मटेरियल बहकर चला जाता है, तो जो नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा था अब वह हो गया है कम, तो नीचे फिर से जो रंध्र क्रिएट होता है और उसके कारण भी भूमि अवतलित होती है। भूस्खलन की यहाँ घटना होती है क्योंकि ढाल पर बसा हुआ है, वहां ढाल तीव्र है और गुरुत्वाकर्षण जब ढाल तीव्र हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण मान का भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ जाएगा और ऊपर वाले मलबे को वह नीचे ले आती है। उसी को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन में गुरुत्वाकर्षण बल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपर्दन के बारे में भी हम लोगों ने सीखा। तो ये आप देख रहे हैं जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो उसी को विवर्तनिकी घटना कहा जाता है। ये आगे देख रहे हैं थ्रस्ट के बारे में है और यह आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए इसको देख लेते हैं। तो मैं जो क्रम बताने वाला हूं उसको आप ध्यान रखिएगा और आप सभी विद्यार्थियों से मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आप लोगों ने हिमालय का पार्श्व वर्गीकरण किया होगा। पार्श्व वर्गीकरण में हिमालय के महत्वपूर्ण 4 भाग हैं। एक ट्रांस हिमालय है जो सबसे ऊपर स्थित होता है, उसके बाद ग्रेट हिमालय आता है, उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय आता है, उसी में पीर पंजाल और धौलाधार रेंज स्थित है और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय आता है। उसके बाद इंडो गंगेटिक प्लेन शुरू हो जाता है। तो साथियों, जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान के बाद हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट या फॉल्ट स्थित है। उसके बाद शिवालिक हिमालय आ जाता है और शिवालिक हिमालय के बाद आता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो आप यहाँ देख रहे होंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट आपको दिख रहा होगा जो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। लघु हिमालय मध्य हिमालय के बाद आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, आप ये देख रहे होंगे, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय मध्य हिमालय या ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित है। ग्रेट हिमालय के बाद आ जाता है टेथियन थ्रस्ट और ये जो टेथियन थ्रस्ट है
यह टेथियन हिमालय के बीच में स्थित है। टेथियन हिमालय के बाद ये जो काला पट्टी आप देख रहे हैं इसे इंडस सांगपो सचर जोन कहते हैं और यह टेथियन हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में है। तो कौन सा फॉल्ट किस हिमालय के बीच में है यह आपसे परीक्षा में स्पष्ट रूप से पूछा जा सकता है। अगर आप इस चित्र को एक बार देख लेंगे, नीचे लिखा हुआ भी है, तो भविष्य में आने वाले जो प्रश्न यहाँ से संबंधित होंगे उसको आप बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे। आगे बढ़ाता हूं मैं और आइए देखते हैं कि इस घटना के पीछे क्या ऐतिहासिक कारण है या क्या कुछ किया गया है। साथियों, यह जो जमीन दरक रही है जोशीमठ में, जिसको हम लोगों ने देखा कि वर्तनिकी रूप से यह सुभेद्य क्षेत्र है, एक मलबे पर स्थित है, तो यहाँ तो क्रैक्स आने ही थे। तो क्रैक्स ऐसा नहीं है कि आज आ रहा है, दशकों पहले इसमें क्रैक्स आए थे और उस समय भी एक समिति बैठाई गई थी सरकार द्वारा इसके कारणों को जानने के लिए और उस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जो पूर्णतः सरकार ने नकार दिए। उस समिति ने कहा था जोशीमठ बालू और पत्थर का निक्षेप है। वही जो मलबे की बात हम लोगों ने किया था कि जो जोशीमठ है एक भूस्खलन के मलबे पर स्थित है और मलबे में क्या है, सैंड है और स्टोन है, इसीलिए स्थान बस्ती बसाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। चूंकि यह मलबे पर स्थित था इसीलिए यह टाउनशिप के लिए उपयुक्त नहीं था। आगे देख रहे हैं ऊर्जा संयंत्र जो एनर्जी प्लांट है, विशेष रूप से हाइड्रो पावर प्लांट, ब्लास्टिंग से भी ऊर्जा निकलेगी और ऊर्जा निकलेगी तो जाकर चट्टानों में टकराएगी और चट्टानों में टकराने का परिणाम क्या होगा कि चट्टानों में क्रैक डेवलप होंगे। पावर प्लांट में पानी की जरूरत पड़ती है, बांध बनाए जाते हैं और ये बांध भी आगे जाकर परेशानी खड़ी करते हैं। भारी यातायात से उत्पन्न कंपन, अभी जब यातायात होगा, सड़क बनेंगे तो उनका तो वो नीचे की तरफ जाएगा ही, भार के कारण मृदा का संघनन होगा ही होगा और वो भी अनेक प्रकार के शोरगुल करते हैं, उससे भी भूमि अवतलन हो सकता है। और अन्य प्रकार की मानव गतिविधि जैसे कि अपशिष्ट जल की निकासी का बेहतर व्यवस्था न होना। तो इन्होंने कुल मिलाकर इनका सारांश यही है साथियों की जो जोशीमठ था वह बस्ती बसाने के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि वह एक मलबे पर स्थित था। लेकिन सरकार ने वही किया जो मिश्रा समिति ने नहीं कहा था और जो कहा था वह नहीं किया, ठीक उसके उल्टा हुआ और उसका परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं कि जमीन धंस रही है। अब वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है जोशीमठ में जो भूमि अवतलित हो रही है उसका कारण वो इस पनविद्युत परियोजना को बता रहे हैं। यह एनटीपीसी द्वारा निर्मित एक परियोजना है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा, और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने एक टनल बनाया हुआ है और स्थानीय निवासियों का मानना है कि ये जो टनल है यही इसी कारण से ही जो जमीन है वो नीचे की तरफ धंस रही है। इस सुरंग के खुद जाने से जो जल का प्राकृतिक प्रवाह है वो बाधित हो गया है। इस सुरंग के निर्माण में बमों का ब्लास्ट किया गया था, वो भी एक कारण है। और जो यह टनल बना हुआ है इस टनल के कारण आसपास की जो जमीन है वो सूखी हो गई है और सूखी होने के कारण वहां मृदा संघनित हो रही है भूमि की सतह के नीचे और परिणाम हो रहा है सतह नीचे की तरफ अवतलित हो रही है। दूसरा कारण मानना है स्थानीय निवासियों का, यह जो रोड बना हुआ है और इस रोड का निर्माण BRO ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों किया है, क्योंकि इधर आगे जाकर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पर तनाव की स्थिति होती है और यहीं पर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है जिसे बाराहोटी कहा जाता है और यहां तक ITBP को पहुंचने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए इस सड़क की जरूरत पड़ती है। तो इस सड़क के कारण भी यहां पर भूमि अवतलन हुआ है और स्थानीय लोगों को मानना है कि ये भी एक मजबूत कारण है। तो साथियों हम लोग
आगे चलते हैं इस स्लाइड्स के बाद और देख लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात यह समझने की है कि जो वहां के स्थानीय प्रबुद्ध लोग हैं वो इन दोनों को तो कारण बता ही रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि यहाँ जो जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था है, कुप्रबंधन है, अवैज्ञानिक प्रबंधन है, वो भी एक प्रमुख कारण है यहाँ जमीन धंसने का। तो आप ध्यान रखेंगे इन सभी पक्षों को। आगे बढ़ते हैं और जोशीमठ में हुए भूमि अवतलन का वैज्ञानिक कारण जान लेते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है वैज्ञानिक आधार पर, फिर भी जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कुछ कारणों को बताया जा रहा है। पहला कारण है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और टकराकर हिमालय उठा है और उसी हिमालय पर जोशीमठ बसा हुआ है। अब प्लेट टकरा रही है, वहां तो हलचल मचेगी ही, और हलचल मचने के कारण वहां पर भूकंप या फिर चट्टानों में क्रैक आएगा और चट्टानों में क्रैक आने से भूमि नीचे की तरफ धंसेगी। तो जहां जोशीमठ स्थित है वह भूगर्भिक रूप से स्थिर क्षेत्र है। और हम जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा जो जोशीमठ है वह एक मलबे पर स्थित है, तो थोड़ी सी भी हलचल होगी तो जोशीमठ तो डिस्टर्ब होगा ही। पन विद्युत परियोजना, पन विद्युत परियोजना के लिए हम लोगों को सुरंग का निर्माण करना पड़ता है, बांध का निर्माण करना पड़ता है, सड़क का निर्माण करना पड़ता है, और जोशीमठ इन सब के लायक था नहीं। अनियोजित विकास, अनप्लान डेवलपमेंट हुआ है। अनप्लान डेवलपमेंट होने से कोई भी शहर अस्थिर हो सकता है, जोशीमठ ही नहीं। और जोशीमठ तो पहले से ही ज्यादा सुभेद्य था, और वहां पर जहां सड़क होने चाहिए वहां सड़क नहीं, जहां इमारत होना चाहिए वहां इमारत नहीं, ऐसा वहां, और जो अपशिष्ट जल है उसकी निकासी की भी बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो अनियोजित विकास भी एक प्रमुख योगदान करता है जोशीमठ में जमीन धंसने के लिए। निर्माण कार्य जानते हैं संख्या 23,000 है, लेकिन वहां आपको बृहत पैमाने पर होटल रिजॉर्ट दिखाई देंगे जो वहां की जनसंख्या के लिए ज्यादा है। तो किसके लिए बनाए गए हैं? पर्यटक के लिए बनाए गए हैं। क्यों पर्यटक आते हैं? औली के लिए आते हैं, फूलों की घाटी प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल के लिए आते हैं, चार धाम में से एक बद्रीनाथ के लिए आते हैं। सड़क बना हुआ है, पर्यटक जाएंगे कैसे? सड़कों से ही जाएंगे। और जब सड़कों पर भारी भारी वाहन चलते हैं पर्यटक वाले, चाहे निजी हो चाहे सेना के वाहन हो, तो सतह के नीचे की जो भूमि होती है वह संघनित होती है। संघनित होने के पश्चात वह जो भूमि होती है संघनित हो जाएगी तो रंध्र क्रिएट हो जाएगा और वह सतह नीचे की तरफ जाएगी और भूमि अवतलन होगा। अपशिष्ट एवं नालियों का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी एक प्रमुख कारण है। तो ये कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं। साथियों, अब हम लोगों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जिस विकास की राह पर हम लोग चल रहे हैं, क्या हमें वह विकास विनाश की तरफ लेकर जा रहा है? उत्तराखंड में तो देखने को यही मिल रहा है। तो हम लोगों को अवधारणीय विकास में भी कुछ पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और हमें यहाँ से सीख लेना चाहिए कि किसी भी जगह पर डेवलपमेंट के कार्य करने से पहले उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पर्यावरणीय आकलन होना चाहिए। अब हम लोगों ने इस वीडियो में भू अवतलन के वैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन किया, और जब वैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन कर लिया तो भला आध्यात्मिक पक्ष पीछे कहां छूटने वाले हैं। हमारे महाकाव्य पुराणों में कई प्रकार के प्रलय की बात की गई है। शून्य से आरंभ होने से और शून्य में खत्म होने तक की बात कही गई है, लेकिन इसमें एक प्रलय जिसका उल्लेख है जमीन फटने का, जमीन दरकने का, जमीन धंसने का, आज वही हो रहा है जोशीमठ में। तो आइए अब हम लोग इससे जुड़े प्रश्न को हल कर लेते हैं, और यहाँ आप देखेंगे तो प्रश्न बहुत आसानी से हमसे बन जाने चाहिए। तो देखते हैं पहले प्रश्न को, और यहाँ पर पहले प्रश्न को आप देखिए, भूमि अवतलन के संदर्भ में विचार कीजिए। भूमि अवतलन केवल मानव गतिविधियों का परिणाम है तो नहीं, यह तो प्राकृतिक गतिविधियों के कारण भी होता है, इसीलिए यह वाला कथन गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। भूमि अवतलन में क्षैतिज संचलन होता है, क्षैतिज संचलन नहीं होता है, उसमें तो ऊर्ध्वाधर लंबवत नीचे की तरफ गति
होता है। तो ये वाला कथन भी गलत, यह वाला कथन भी गलत। भूमिगत जल कार्बोनेशन के माध्यम से भूमि अवतरण का कारण बनता है। हाँ साथियों, भूमिगत जल प्राकृतिक रूप से भूमि अवतरण का कारण बन सकता है। जब यह सतह के नीचे जाता है तो सतह के नीचे के कार्बोनेट चट्टान को अपने साथ बहाकर ले जाता है, और बहाकर जब ले जाएगा तो वहां रंध्र निर्मित हो जाएगा और ऊपर की सतह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ जाएगी, क्रैक डेवलप होंगे और भूमि धंस जाएगी। तो यह केवल कथन 3 सही है, यानी कि विकल्प 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में क्या पूछा गया है? यह तिब्बतन हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य है। तो इस प्रश्न को हल करना है तो हमें जल्दी से उस ऑर्डर को लिख लेना होगा जिसमें हम लोग गंगा के प्लेन से ट्रांस हिमालय तक की यात्रा करते हैं। तो इंडो गंगेटिक प्लेन के बाद आता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट या थ्रस्ट, जिसे HFT कहते हैं। इसके बाद आएगा शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के बाद आता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक हिमालय के बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, और लघु हिमालय मध्य हिमालय के बाद MCT आता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आता है। इसके बाद ग्रेट हिमालय आएगा, और ग्रेट हिमालय के बाद टेथियन थ्रस्ट आता है, और टेथियन थ्रस्ट के बाद टेथियन हिमालय आएगा, और टेथियन हिमालय के बाद इंडस सांगपो सचरजोन आता है, और तत्पश्चात आएगा ट्रांस हिमालय। तो अगर हमें यह ऑर्डर है पता है तो हम इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है तिब्बतन हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य में है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय इधर है, शिवालिक हिमालय इधर है। तो यह वाला विकल्प तो गलत है। शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट आप देख रहे हैं, MCT तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं ग्रेट हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में, तो आप देख रहे होंगे ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ही मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो देख रहे हैं यह लघु हिमालय है और यह ग्रेट हिमालय है, और बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यानी कि विकल्प 3 सही होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।